प्राचीन भारत के एक नगर के रूप में धोलावीरा का परिचय दीजिए। तो कहा गया है कि धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। फिर धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। फिर इसका संशोधन गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। रविंद्र सिंह बिस्त के मार्गदर्शन में 1990 में उत्खनन खुदाई करके हमें ये मिला था। इसके किले, महल, नगर और दीवारों पर सफेद रंग की पुताई की गई है। इससे पुताई की गई से भी इसका सबूत मिला है। नगर की किलेबंदी बड़ी मजबूत थी। इसकी दीवार मोटी तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप से मिलता है। इस प्रकार आधुनिक युग में सभी प्रकार की व्यवस्था थी, उसी प्रकार की व्यवस्था धोलावीरा में भी थी। फिर अगला का सवाल, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार तथा सार्वजनिक मकानों पर टिप्पणी लिखो। तो अब सार्वजनिक स्नानागार यानी वो जगह होगी जहां पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यानी सारे लोग बात कर सकते हैं, एक स्विमिंग पूल की तरह समझिए आप। तो मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है, जिससे स्नान कुंड के अंदर स्वच्छ पानी तथा गंदा पानी बाहर निकलने की सुविधा थी। यहाँ धार्मिक प्रसंगों में स्नानागार तथा वस्त्र बदलने के लिए के कमरों का अवशेष मिला है। सार्वजनिक मकान, मोहनजोदड़ो में 2 मकान मिले हैं जिसमें उपयोग समकक्ष मनोरंजन कक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता था। यहाँ एक मकानों में पंक्ति भी थी, जिससे सैनिकों का बैरक होगा। गुप्त युग को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्यों? तो देखिए, गुप्त युग को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इस समय में महान लेखक कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट और मांग थे। इसमें कालिदास विश्व प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्रम है। कालिदास उनकी अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए जाना जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र और महावीर चरितम की रचना की थी। भारवी ने किरातार्जुनियम की रचना की और अन्य रचनाएं कैसी कैसी थी उसके बारे में, जैसे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी, दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखी। इस प्रकार कई सारे लेखकों ने अपनी कई सारी रचना की। इस समय प्रणय प्रसंग, राजनीति, रूपक, हास्य प्रसंग पर आधारित विपुल और उत्कृष्ट साहित्य की रचना की गई। इसीलिए गुप्त युग को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो गुप्त युग में हमें देखने को पता चलता है कि इस वक्त साहित्य में, वो भी संस्कृत साहित्य में, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की गई जो कालजयी बनी, यानी हमेशा के लिए याद रखी जाए ऐसी रचनाएं बनी। इसीलिए गुप्त युग को संस्कृत साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त कहा गया होगा। नीचे दिए गए शब्दों की व्याख्या कीजिए। भूमि संरक्षण, नवीनीकरणीय संसाधन और विरल संसाधन। भूमि संरक्षण, तो भूमि संरक्षण अर्थात जमीन के कटाव को रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। फिर जमीन संरक्षण, जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से। नवीनीकरणीय संसाधन, तो नवीनीकरणीय संसाधन के बारे में यह कहा गया है, कुछ संसाधन स्वयमेव निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे खत्म ना हो ऐसे होते हैं। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि इसी वर्ग में आते हैं, इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। विरल संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके प्राप्ति स्थान मर्यादित होते हैं, विरल संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना और यूरेनियम। पर्यटन उद्योग से होने वाले लाभ बताइए। देश विदेश से पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश में पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुंचता है। पर्यटन उद्योग देश का आर्थिक लाभ करता है तथा देश विदेश में सांस्कृतिक कलाओं, परंपराओं और विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर मिलता है। फिर इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी, संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती हैं। फिर बाजार पद्धति से होने वाली लाभ और हानियां बताइए। तो बाजार पद्धति के लाभ, तो बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है, यानी उसके पास अपना पैसा कहाँ खर्च करना है उसकी आज़ादी होती है, कोई दूसरा डिसाइड करने वाला नहीं होता। यानी मार्केट में आप पैसा लेके निकले हो तो आपको जो उस पैसे से करना है वो आप कर सकते हो, आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं। उत्पादन के साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, यानी आप पैसा फेंको तमाशा देखो,
अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है। क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन है और कंपटीशन में अगर टिकना है तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना है, और अगर कुछ ना कुछ नया करना है तो उससे एंड में सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी इंसान को होता है तो वो कस्टमर होता है। फिर स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। अब इसकी हर चीज हरी हरी नहीं होती, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो देखिए, बाजार पद्धति की हानियां देखते हैं। बाजार को ध्यान में रखकर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन घटता है। यानी समझिए, आप ये समझ रहे कि मुझे कौन ज्यादा भाव देगा या मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा किसमें होगा, जिस चीज में मुनाफा है वो मैं बनाऊंगा। बरोबर। अब मुझे पता चल रहा है कि होटल का बिजनेस ज्यादा चल रहा है तो होटलें ज्यादा बनाई जा रही है, और पता चला कि एक जगह जहाँ पे हॉस्पिटल की जरूरत है हम उस पर ध्यान नहीं देगा कोई, क्योंकि उसको पता है हॉस्पिटल का लेना देना प्रॉफिट, जो जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट आएगा आदमी वो करेगा। तो कितनी महत्व की जरूरतें छूट जाती हैं। राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका ना होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है। राज्य इसमें आता नहीं, राज्य की इसमें भूमिका पुलिस की होती है। यानी इसका मतलब ये है कि राज्य देखे आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर कुछ गलत हो रहा तभी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार थोड़ी सी चीज के लिए कोई कितनी कंपनी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का यूज कर लेती है, क्योंकि दाम सामने उसका दाम मिल रहा है तो वो चलेगा। पर बात ये होती है कि जो रॉ मटेरियल के लिए जो प्राकृतिक संसाधन थे वो तो खत्म हो गए। फिर ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से इनका शोषण भी होता है। अगर इंसान को नहीं पता क्या हो रहा है या किस तरह से बाजार काम कर रहा है तो वो उसका शोषण हो जाता है। संपत्ति और का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। अगर इसको सादी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बताया जाए तो अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बनता जाता है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। फिर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर बताइए। आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास प्रथम अवस्था, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है। फिर अर्थतंत्र पे होने वाले परिवर्तन के आधार पर, अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास है। उदाहरण के तौर पे कृषि क्षेत्र में गेहूं धान जैसे फसलों के नए बीजों के खोज होने से उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। दूसरी तरफ जोत जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि, तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में, विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। राष्ट्रीय आय में देश टोटल कितना कमा रहा है वो होता है, जबकि विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। मूल्य नियंत्रण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मूल्य नियंत्रण, तो मूल्य वृद्धि नियंत्रण व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस है, जो भारत में सन 1970 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में निम्न आय समूह और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लाइन के नीचे लेने वाले लोग और गरीबी रेखा के ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएं उचित भाव उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। इन दुकानों में 4,92,000 इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं के भाव के अंतर सरकार चुकाती है। यानी समझ लीजिए, कोई चीज मार्केट में 200 रुपए में बिक रही है पर आप खरीद नहीं सकते, आप सिर्फ 100 रुपए खर्च कर सकते हो, तो वो 200 रुपए की चीज आपको उस दुकान से 100 रुपए मिल जाएगी। तो जो बचे हुए 100 रुपए थे वो सरकार उस डिस्ट्रीब्यूटर उस आदमी को चुकाएगी, वो जो कंपनी उसे चुकाएगी। इसे सब्सिडी कहलाते। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य वृद्धि की परिस्थिति में गरीबों का जीवन स्तर को टिकाए रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आशीर्वाद रूप बनी है, जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखती है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों का शोषण होने के कारण लिखो कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से एक ग्राहक का शोषण हो जाता है। ग्राहक शोषण के कारण निम्नानुसार है। ग्राहक स्वयं जवाबदार, हाँ। अज्ञानता, जागृति का अवसर, निरक्षरता, संगठित होकर विरोध प्रदर्शित ना करने की वृत्ति के अभाव के नुकसान या शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी, वृत्ति के अभाव और उससे संबंधित उचित जानकारी के अभाव के कारण व्यापारी उत्पादक नियोजन द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण होते आया है। फिर मर्यादित आपूर्ति। अब मर्यादित आपूर्ति यानी अब समझिए कि कोई चीज है ही कम और किसी एक ही इंसान के पास है तो वो अपना मन चाहा भाव लेगा, या तो वह हमें इस तरह से दिखा रहा है जब वस्तु की या सेवा की मांग के सामने बराबर सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती, तब कृत्रिम कमी सर्जित होती है। इस प्रकार व्यापारी उत्पादकों के द्वारा संग्रहखोरी, सट्टाबाजी, धोखा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारण की कमी से उत्पन्न होती है।
फिर ग्राहक ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। इस प्रकार बाजार में वस्तुओं का अपर्याप्त आपूर्ति भी ग्राहक शोषण का कारण बनती है। फिर मर्यादित स्पर्धा का मतलब है कि लिमिटेड कंपटीशन है मार्केट में। जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन में और वितरण एकाधिकार रखता है, तब उत्पादक ऐसी मर्यादित एकाधिकार वाले समाज या अन्य विकल्पों के अभाव से ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करता है, कमयुक्त सेवा और हल्का माल सामान का विक्रय करता है। भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का क्रमानुसार समझाओ। महिला सशक्तिकरण योजना, तो भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए 1980 में महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह बनाकर मानकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएं कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति के अनुसार महिला और बाल विकास द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवा और लैंगिक संवेदनशील क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष में महिला वर्ष और 1975 से 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 में के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार किए गए। आतंकवाद का सामाजिक असर बताइए। आतंकवाद समाज की विघटन की ओर ले जाता है। आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां करके लोगों में संदेह, भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इसका भय प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है, परस्पर भाईचारे की भावना कम हो जाती है। कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोग सामाजिक उत्साह नहीं मना पाते, जिसके कारण लोगों को जोड़ने वाला अंतर्व्यवहार समाप्त हो जाता है।